नमस्कार, मैं विनोद चौधरी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 टीजीटी हिंदी विषय के पेपर का हल। साथ ही साथ यह भी जानेंगे टीजीटी हिंदी में कहां से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप भी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए भी आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विगत वर्ष के जो प्रश्न होते हैं वह ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कई बार जो है वही प्रश्न रिपीट होते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो के अंत में बताएंगे कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। टीआरई 4 में कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, व्याकरण के कितने प्रश्न हैं, साहित्य के कितने प्रश्न हैं, गद्यांश से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 71 नंबर है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया। देखिए, प्रश्नों का जो स्तर है बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। टीआरई 3 टीजीटी में जो प्रश्न पूछे गए थे साहित्य के, बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे गए थे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 4 कालों में बांटा गया है। कबीरदास का जन्म कब हुआ था? कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी। विद्यापति की भाषा क्या थी? मैथिली। और आप कमेंट करके ये बताइएगा इन 80 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। 74 नंबर है, मैया मैं नहीं माखन खायूं, ख्याल परे पै सखा सभय मिली, मेरे मुख लपटायूं। ये जो पंक्ति है सूरदास की है। 75 नंबर है, तुलसीदास श्री रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। रीतिकाल के कवि नहीं है तो जायसी है, रीतिकाल के कवि नहीं है। आलम घनानंद बोधा ठाकुर ये सभी रीतिकाल के कवि हैं। 77 नंबर है, आधुनिक काल का प्रारंभ किस सन से माना गया है? तो आधुनिक काल का प्रारंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1900 ईस्वी से माना गया है। कहीं कहीं 1850 ईस्वी भी है। तो आपके अनुसार इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? सी होगा या फिर डी होगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। 78 नंबर, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। 79 नंबर है, किस कवि को राष्ट्र कवि से संबोधित किया जाता है? मैथिली शरण गुप्त। उनकी रचना भारत भारती से इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त हुई। 80 नंबर है, सुभद्रा कुमारी चौहान किस रस की कवित्री हैं? वीर रस की कवित्री हैं। दुनिया कैसी बांवरी पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे, जिसका पिसा खाए। कबीरदास की ये पंक्ति है। गोदान किसका लिखा उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद जी का। बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न साहित्य से नहीं पूछे गए हैं। शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है, शतरंज के खिलाड़ी। इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ई विकल्प सही होगा। पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है? माखनलाल चतुर्वेदी। निम्नलिखित में से उपन्यास कृति का चयन कीजिए। कर्मभूमि, गोदान, ये दोनों उपन्यास हैं। उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। इसका उत्तर हो जाएगा डी विकल्प, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब यहाँ देखिए 86 से 90 अपठित गद्यांश, गद्यांश से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। और आगामी जो परीक्षा होगी टीआरई 4 की, उसमें भी गद्यांश के सबसे ज़्यादा प्रश्न रहेंगे। इसलिए गद्यांश को जब आप पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें, उसके बाद अपने उत्तर का चयन करें। 25 प्रश्न गद्यांश से पूछे गए थे टीआरई 3 की परीक्षा में। ठीक है, टीजीटी हो या पीजीटी हो, दोनों की परीक्षा में गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो गद्यांश को आप ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद अपने उत्तर का चयन कीजिएगा। ठीक है, आपका उत्तर इन 4-6 लाइनों में मिल जाएगा। इतने में 5 उत्तर, 4 से 5 उत्तर जितने प्रश्न पूछे जाएंगे सभी का उत्तर इसी में है। ठीक है, अब गद्यांश से आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि 25 प्रश्न गद्यांश के पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 111 नंबर, 111 नंबर, स्वर संधि शब्द का चयन कीजिए। तो स्वर संधि परोपकार में स्वर संधि है, स्वर संधि गुण संधि है। ठीक है, परोपकार में आपका गुण संधि है, जगदीश और सज्जन, इन दोनों में विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि का चयन करना है तो इसमें हो जाएगा नमस्ते, नमस्ते में विसर्ग संधि है। 113 नंबर, दयानंद का संधि विच्छेद क्या है? वीडियो के अंत में आपको बताएंगे संधि से कितने प्रश्न हैं, समास से कितने प्रश्न हैं, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, शब्द शक्ति, पदबंध, इन सभी से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। हिंदी में समास के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं समास के। कर्मधारय समास शब्द का चयन कीजिए।
तो कर्मधारय इसमें हो जाएगा काली टोपी और नीलकमल, इन दोनों में कर्मधारय समास है। काली है जो टोपी, नीला है जो कमल। चौमासा में आपका द्विगु समास है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नीला है जिनका कंठ, शिव। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 117 देखिए, व्याकरण के शब्द सब्जेक्ट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो सब्जेक्ट विषय को कहते हैं। हिंदी पारिभाषिक शब्द से भी प्रश्न पूछे गए हैं। व्याकरण के शब्द वर्ब का हिंदी पारिभाषिक शब्द है क्रिया। देखिए 2 प्रश्न हिंदी पारिभाषिक शब्द से पूछे गए हैं। शुद्ध पारिभाषिक हिंदी शब्द का चयन कीजिए, यानी वर्तनी से प्रश्न पूछा गया है तो सी विकल्प सही होगा। जलवायु। वह आज धीरे धीरे चल रहा है, व्याकरण के अनुसार क्या है? तो धीरे धीरे चल रहा है क्रिया विशेषण है। पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे हैं, वाक्य में किस कारक का चिन्ह प्रयुक्त है? तो पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे हैं, अधिकरण कारक। कमर कसना मुहावरे का अर्थ हो जा तैयार होना। कमर कसना तैयार होना। टीआरई 4 की परीक्षा के लिए आप कमर कस लीजिए, ज़्यादा समय नहीं है, बहुत जल्द विज्ञापन आने वाला है। किस्मत खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो किस्मत खुलना भाग्य चमकना। मुँह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऊपर से मित्रता, अंदर से शत्रुता। चलिए 125 नंबर, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य और वर्तनी से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो रवि के बाद सोमवार का दिन होगा, नहीं, रवि के बाद सोमवार का दिन, दिन तो सोमवार है, दिन नहीं है। रविवार के बाद सोम होगा, रविवार के बाद सोमवार होता है। जी हाँ, सी विकल्प सही होगा, रविवार के बाद सोमवार होता है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप आज कहाँ जा रहे हैं? कितना सुंदर फूल है, श्याम ने उनसे क्या कहा था? आप कहाँ जा रहे हैं, इस तरह से इसका होगा। कितना सुंदर फूल है, फूल कितना सुंदर है, श्याम ने उनसे क्या कहा था। सी विकल्प इसका सही होगा। देखिए इसकी उत्तर कुंजी नहीं है। आपको अगर किसी प्रश्न के उत्तर पर संशय है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। 127 नंबर है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाटिका के खिलखिलाकर हंसते सुंदर फूलों को देखकर हंस रहे थे, वाक्य के विशेषण पदबंध का चयन कीजिए। तो विशेषण पदबंध है खिलखिलाकर हंसते सुंदर, बी विकल्प सही होगा। 128 नंबर है, वह भयंकर तूफान के झोंके की तरह भाग गया, वाक्य में कौन सा पदबंध है? भयंकर तूफान के झोंके की तरह भाग गया, संज्ञा पदबंध, ए विकल्प सही होगा। वाच्य के कितने भेद हैं? प्रश्न संख्या 3। वाच्य के कितने भेद हैं? तो 3 हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 130 नंबर है, उससे पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में किस वाच्य की योजना है? तो उससे पढ़ा नहीं जाता, ये भाववाच्य है, सी विकल्प सही है। 131 नंबर, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। 132 नंबर है, मैं लिख रहा हूँ और आप हंस रहे हैं, संरचना के आधार पर रूप बताइए। मैं लिख रहा हूँ और आप हंस रहे हैं, तो इसमें मिश्र वाक्य है। प्रत्येक प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। 133 नंबर देखिए, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी सी परी धीरे धीरे, इस पद्यांश में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें शायद अभिधा है, बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताएं। 134 नंबर है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। 134 में जो है रूपक अलंकार हो जाएगा। पियर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा आपका उपमा अलंकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। अति कटु वचन कहति कैकेयी, मानहु लोन जरे परदेई। तो मानु मानो जनु जानो, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। 137 नंबर देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। तो इसमें विरोधाभास अलंकार है, अलंकार की परिभाषा बतानी है। तो अलंकार की परिभाषा हो जाएगा इसमें अर्थगत चमत्कार। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है, ए विकल्प सही होगा। इसमें अर्थगत चमत्कार होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। छंद की परिभाषा बतानी है। कविता में वर्णों की योजना छंद है, कविता में मात्रा की योजना छंद है, कविता में मति की योजना मति नहीं है, यति है, गति है।
तो ए और बी दोनों होगा। वर्णों की योजना छंद है, मात्रा की योजना छंद है, गति और यति की योजना छंद है, ए और बी। उपयुक्त में से एक से अधिक, 39 का डी नंबर सही होगा। 140 नंबर देखिए, अस कहीं फिर चियत तहि ओरा, सिय मुख शशि नयन चकोरा। इसमें कौन सा छंद है? तो ये चौपाई है। 141 नंबर, दोहा छंद में मात्रा विधान क्या है? तो दोहा छंद में प्रथम तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इंद्रप्रजा की परिभाषा क्या है? तो इंद्रप्रजा 42 नंबर, 11 वर्णों की योजना में तगड़ जगड़ और 2 गुरु होते हैं। 11 वर्ण की योजना में तगड़, इसमें जो है तगड़ तगड़ 2 होते हैं। 11 वर्ण की योजना में तगड़ तगड़ 2 होते हैं, जगड़ और 2 गुरु होते हैं। सी विकल्प सही होगा। बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। 143 नंबर, तो इस 143 नंबर इंद्रप्रजा, उपेंद्र प्रजा, मालिनी। आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 143 नंबर कमेंट करके बताइएगा। 144 है, बना रहे प्रेम सदा स्वदेश का, तथा रहे ध्यान सदा स्वदेश का, बुरा हमारा न कभी चरित्र हो, विचारधारा अति ही पवित्र हो। इसमें कौन से छंद की योजना है? 144, तो इसमें शायद मालिनी है। बी विकल्प सही होगा। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 10 है और काव्य दोषों की भी संख्या 10 है। मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे, मंद मंद निक रच्यो मुकुंद मधुवन ते। इसमें कौन सा काव्य गुण है? तो माधुर्य है। मुरली बजावत अधर धरे, ओठ के नीचे मुरली रखे हैं। मुंड कटत कहूँ, रुंड नटत कहूँ, सुंड पटत धन गिद्ध लसत कहूँ, सिद्ध हसत सुख वृद्धि। तो इसमें ओज है, ठीक है, ओज है, ओज काव्य गुण है इसमें। चलिए अगला प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक। 49 नंबर है, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किति बार मोहि दूध पियत मैये अजू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी, ज्यों हवै है लंबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत पोछत, नागिन सी मुही लोटी। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें वात्सल्य रस है। 150 नंबर है, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो इसमें हो जाएगा वीर रस। बीपीएससी टीआरई 3 टीजीटी हिंदी कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आगामी टीआरई 4 की परीक्षा होनी है। टीआरई 4 की परीक्षा के लिए ताकि आपको आसानी हो, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। रस से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, अलंकार से 5 प्रश्न, छंद से 6 प्रश्न, काव्यगुण से 3 प्रश्न, मुहावरा 2, कारक 2, शब्द शक्ति 2, वाक्य भेद 2, वाच्य 1, पदबंध 2, शुद्ध अशुद्ध वाक्य और वर्तनी 3, विशेषण से 1 प्रश्न, समास से 3 प्रश्न, संधि 3 प्रश्न, गद्यांश 25। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं गद्यांश से, इसलिए गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और हल्के में नहीं लेना है। गद्यांश 25 प्रश्न पूछे गए हैं और 25 प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी है टीआरई 4 की परीक्षा में। 25 के 20 हो सकते हैं, इससे कम नहीं होगा। हिंदी परिभाषित शब्द 2 हैं जिसमें पूछा गया था सब्जेक्ट और वर्ब का हिंदी। आदिकाल, रीतिकाल और भक्तिकाल से 7 प्रश्न पूछे गए हैं। साहित्य को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, साहित्य से बहुत कम प्रश्न पूछे गए हैं टीजीटी हिंदी में। आधुनिक काल से 8 प्रश्न, ठीक है, ये कुल प्रश्न पूछे गए हैं। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल से मात्र 14 से 15 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा बीपीएससी टीआरई 3 टीजीटी हिंदी विषय के पेपर का हल, साथ ही साथ कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं इन सभी के बारे में जाना, ताकि आगामी जो परीक्षा होनी है बीपीएससी टीआरई 4, खैर उसका विज्ञापन अभी जारी नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की परीक्षा दिसंबर से जनवरी माह के बीच कराई जाए। तो आप जो है इस टॉपिक को पढ़ करके टीआरई 4 टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर सकते हैं। कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में बताया गया है।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रैक्टिस पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।